हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोगों को लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही लोकतंत्र और राजतंत्र में टकराव के बारे में भी पढ़ना है और लोगों और लोकतंत्र के बीच में टकराव कैसे होता है, इसका क्या नुकसान है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है लोकतंत्र, तानाशाह, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है संघीय शासन व्यवस्था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे राजनीतिक शास्त्र, यानी राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है या एक शाखा है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द यानी डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में मोस का अर्थ होता है लोगों और क्रोशिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का शासन। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र यानी शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। जैसे भारत में कोई प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनता है तो उसका चुनाव कौन करता है? जनता करता है, वोट के द्वारा। अब देखिए, अब्राहम लिंकन के अनुसार, तो अब्राहम लिंकन कौन थे इसको समझिए पहले। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। यानी कि लोग ही अपने शासक को चुनते हैं। और किस लिए चुनते हैं? लोगों के लिए। और चलाया किसके द्वारा जा रहा है? लोगों के द्वारा जा रहा है, जिसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में लोग ही शासन का केंद्र बिंदु होते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आप किसी को चुनाव में जिता करके भेज दिए और वो आपके लिए अच्छा काम नहीं किया, तो आप अगले बार भेजिएगा? नहीं भेजिएगा। लोकतंत्र को सर्वोच्चम साधन माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार होता है, अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। लोगों को अगर किसी बात पर नाराज़गी है तो उसके लिए वो क्या करता है? आंदोलन करने का भी अधिकार होता है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? तो भारत। अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वैसा लोकतंत्र जिसमें सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड है ना, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि उसके उल्टा जो भारत है सो अप्रत्यक्ष है। अब स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वहाँ जो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ के लोग डायरेक्ट उसको वोट देते हैं, प्रधानमंत्री को। लेकिन हमारे यहाँ ना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को लोग वोट नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पहले क्या होता है? पहले हम लोग क्या करते हैं? सांसद को वोट देते हैं। तो सांसद चुन के जाता है, तो जिस पार्टी का या जिस प्रधानमंत्री का ज़्यादा सांसद समर्थक होता है वो जीतता है। हम लोग डायरेक्ट अब अपने यहाँ मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। मोदी जी का पार्टी को वोट दिए या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, तो कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी का या फिर कोई अदर, जैसे कि लोक जनशक्ति हो गया या फिर मुलायम सिंह का पार्टी हो गया या फिर जदयू हो गया नीतीश कुमार का, ये सब क्या है? वो लोग का संसद चुना के जाएगा और वो जिस आदमी को समर्थन देंगे वही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे कि 543 यहाँ पर सांसद है, तो 543 सांसद में से जितना सांसद जिस आदमी के समर्थन में होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे कि बिहार में 243 विधानसभा है। अब 243 में से आधा से एक ज़्यादा, यानी कि 122 या फिर 123 अगर जिसके पास विधायक का समर्थन होगा वो सरकार बना लेगा।
प्रिंस लगा कुछ खाए पिए पर तो वो का गुजारा नहीं होगा, खरखरा लगता बजवा। अब देखिए संविधान, संविधान क्या है। तो देखिए किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की ज़रूरत होती है उसे संविधान कहा जाता है। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधि का वह सभा जिसे संविधान लिखने का कार्य करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। और संविधान सभा की पहली बैठक भारत में कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ है? तो अमेरिका में है, याद रखिएगा। देखिए भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया। अब भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना टाइम लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए शासन के प्रकार में हम लोग देखते हैं आगे, शासन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए शासन में होता है राजतंत्र, फिर लोकतंत्र, फिर तानाशाही और फिर सैनिक शासन। तो देखिए राजतंत्र किसे कहते हैं? वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहता है। जैसे सऊदी अरब, यानी कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, उसमें दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। अब देखिए लोकतंत्र, वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में क्या है, हम लोग वोट देते हैं तो क्या करेगा? सत्ता पर सरकार का भी होगा या कोई भी सरकार बनेगा, किसी का भी। अब तानाशाही, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पे चलाया जाता है उसे तानाशाही कहते हैं। जैसे किम जोंग है उत्तरी कोरिया का राष्ट्रपति, ज़्यादा कोई कुछ बोलेगा सीधे टपका देता है, वो एकदम पूरे तरह से तानाशाह है। वहाँ पर आपको कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है। तानाशाही शासन में सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते हैं और सरकार के नियमों को आपको पालन करना मजबूरी है। अब चौथा है सैनिक शासन, वैसा शासन जिसमें उस सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं। शासन 2 प्रकार का होता है, अध्यक्षीय शासन और संसदीय। सेना में भी 2 प्रकार का होता है, अध्यक्षीय और संसदीय होता है। तो पहले हम देखते हैं अध्यक्षीय शासन। वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका का ही राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। देखिए भारत में जैसे कोई भी काम काज होता है तो प्रधानमंत्री के अंत में होता है। राष्ट्रपति कोई भी कानून है तो सिर्फ साइन करते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। लेकिन जो भी काम है या किसी भी तरह का नियम कानून पास करना है तो क्या है, संसद में प्रधानमंत्री ही पास करेंगे, संसद के द्वारा पास किया जाएगा। लेकिन अमेरिका में क्या है ना कि जो भी काम किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ना पढ़े लिखा हो, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष शासन वाला देश कहते हैं। जैसे उदाहरण में अमेरिका है, जैसे चीन में भी शी जिनपिंग है तो राष्ट्रपति वहाँ का प्रमुख है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए संसदीय शासन, वैसा शासन जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे संसदीय शासन वाला देश कहते हैं। जैसे भारत में क्या है ना कि अब कोई भी कानून व्यवस्था लागू करना है या कुछ भी बनाना है तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ के काम करते हैं। शासन 2 प्रकार का होता है, संघात्मक और एक एकात्मक। तो पहले हम देखेंगे संघात्मक शासन के बारे में। तो देखिए वैसा देश जहाँ केंद्र और राज्य दोनों मिल करके काम करते हैं संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। जैसे भारत। अब देखिए भारत में संघात्मक कैसे कहते हैं, देखिए भारत में कोई लागू
करना कानून, तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले उसको लोकसभा में पारित कराएंगे, उसके बाद राज्यसभा में पारित होता है। तो राज्यसभा का संसद कहाँ से, राज्य से चुन के जाता है। तो अगर राज्यसभा का संसद अगर कम रहेगा केंद्र सरकार का समर्थन में तो कानून पास नहीं होगा। अगर पूरा राज्यसभा का संसद अगर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के समर्थन में रहेगा तभी तो पास होगा। तो क्या है इसमें, क्या किसी भी शासन में भारत में क्या हो रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों का पारस्परिक मेल जोल के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। अब होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र काम करते उसे एकात्मक शासन वाला देश कहते हैं, जैसे इंग्लैंड। अब आगे हम देखेंगे सरकार के अंग। देखिए सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं विधायिका क्या है। तो देखिए सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का काम करते हैं विधायिका कहते हैं। जैसे कोई भी सांसद या विधायक चुन के जाता है तो क्या करता है, कानून बनाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, विधायिका कहेंगे। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ये सब क्या है, विधायिका है। अब देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में क्या है, सरकार वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करते हैं उसे कार्यपालिका कहते हैं। जैसे पुलिस प्रशासन हो गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह हो गया, क्या करेंगे ये सब सरकार द्वारा बनाए गए कानून को लागू करते हैं। अब देखिए न्यायपालिका। सरकार का वह अंग जो कानून को देखरेख का काम करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। जैसे किसी के साथ अन्याय हुआ तो उसके साथ न्याय करना या उसको इंसाफ दिलाना न्यायपालिका का काम। जैसे कोर्ट हो गया, जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या है, न्यायपालिका में आता है। न्यायपालिका में कोई जज, वकील, सब क्या है, न्यायपालिका के अंग होते हैं। अब देखिए सत्ता के साझेदारी। समाज के सभी वर्गों के लोग को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता का साझेदारी कहलाता है। अब सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इसको आगे हम समझते हैं। तो देखिए शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्ग को शामिल करने के लिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। सामाजिक समूहों के बीच में आपस में टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। अब मान के चलिए कोई एक जात का आदमी राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध है, दूसरे जात का आदमी नहीं है, तो क्या होगा, दोनों में टकराव होगा आपस में। राजनीतिक व्यवस्था एवं को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। सत्ता का साझेदारी के रूप आगे देखते हैं हम। देखिए सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सरकार विभिन्न स्तर, केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच विभिन्न समुदायों, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच विभिन्न दबाव समूहों एवं राजनीतिक दलों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब देखिए स्थानीय सरकार किसको कहते हैं, जैसे जो पंचायत सरकार होता है ना, पंचायत हर राज्य में होता है पंचायत, बिहार में भी जैसे पंचायती राज है तो हो गया स्थानीय सरकार बोलते हैं। स्थानीय सरकार किसको कहते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सामाजिक विभिन्नता। समाज में विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। सामाजिक विभाजन समाज के क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजित होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। अब देखिए सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर होकर के बड़े हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते, सामाजिक विभाजन तब होता है। अब देखिए भारत में सामाजिक विभाजन के आधार क्या है, तो पहले भाषा है, क्षेत्र है, जाति है, धर्म है, लिंग है, संस्कृति है। देखिए भाषा, मन के चलिए कि कोई भोजपुरी बोल रहा है तो कोई मगही बोल रहा है, तो कोई हिंदी बोल रहा है, तो कोई तमिल बोल रहा है, ये हो गया क्षेत्रीय। तो हम उत्तर भारतीय हैं तो कोई दक्षिण भारतीय हैं, जाति है, तो कोई बोल रहा है कुशवाहा है, तो कोई कुर्मी है, तो कोई यादव है, तो कोई राजपूत है, इस तरीक़ा से। धर्म तो हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख। और लिंग में क्या हो गया आपको कि कोई लड़का है तो लड़की। अब संस्कृति, तो जैसे बिहार में क्या है, सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व मनाया जाता है, तो पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है सांस्कृतिक रूप से, दक्षिण भारत में पोंगल और ओणम मनाया जाता है। तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग संस्कृति, अपना अपना भाषा अलग अलग है। देखिए जन्म आधारित सामाजिक विभाजन, जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा, क्या जन्म से है। अब सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं। अब उसमें से एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है
प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होता है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलित पैदा हो जाता है। जैसे कि मानिए ना कि स्थानीय चेतना क्या है, जैसे 2009-10 की बात है कि महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला था कि उत्तर भारतीयों को भगाओ या हिंदी भाषी को भगाओ। ऐसे तो उत्तर भारत वाले हो चाहे दक्षिण भारत वाले, सब तो भारतीय हैं, लेकिन फिर भी एक स्थानीय चेतना हुआ ना कि उग्र हो गया। क्या चीज़ के नाम पर? भाषा के नाम पर हो गया कि उत्तर भारतीय है तो हम मराठी हैं तो वो हिंदी भाषी है। अब इस तरह का काम कौन करता है? कुछ छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इस तरीका का किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं? संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। किसी समुदाय या क्षेत्र की विशेष मांगों को पर सरकार का क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने, बस जाने और कोई वृत्ति करने या व्यवसाय करने या कारोबार करने का अधिकार है। भारत में सभी नागरिकों को प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना निषेध दिया गया है, यानी कि दंडनीय अपराध है। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में द्वंद्व, यानी कि लोकतंत्र में द्वंद्व का मतलब ये है कि लोकतंत्र में विरोध। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे हम लोग लोकतंत्र द्वंद्व कहते हैं। इसी में रंग भेद, नस्ल भेद, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव और कहलाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में क्या है ना कि कहने को तो लोकतंत्र है, जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका में लोकतांत्रिक है, वहाँ पर शासन के द्वारा चुनाव होता है, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पर ना गोरे लोग जो हैं जो काले लोग पर बहुत ज़्यादा बुरे व्यवहार करते हैं। तो क्या है, वो नस्लीय भेदभाव है। ठीक, 70 के दशक में से आधुनिक दशक के बीच लोकतंत्र का सफ़र 1967 तक राजनीतिक में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। भारत में 1967 तक जो जनरल कास्ट जो जातियाँ थी ना, उनका वर्चस्व रहा। जैसे में अगर राजपूत, पंडित, ब्राह्मण, ये सब जो जाति लाला वगैरह, उनका वर्चस्व था। लेकिन 70 से 90 दशक के बीच में जो राजनीतिक में स्वर्ण और मध्य पिछड़े जातियों का कब्जा रहा, यानी कि उसके बाद ओबीसी समाज जैसे कुशवाहा, जाधव, कुर्मी, इन सभी जातियों का कब्जा रहा, जो कि जैसे जाट हो गए, गुज्जर हो गया, इन सब का जो कि ओबीसी में आते थे। लेकिन 90 के दशक से के बाद पिछड़े जातियों का वर्चस्व रहा, जिसमें दलित और महादलित हो गए। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा। देखिए, वर्ण जाति के समूह को वर्ण कहा जाता है। देखिए, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो देखिए, प्राचीन काल में भारत था ना, जो जाति आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। जो जैसा कर्म करेगा वैसा वर्ण था। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग होता गया तो क्या हो गया ना कि जाति जो कर्म कर रहा था वही जात बन गया। कर्म अनुसार नहीं हो गया, बल्कि जन्म अनुसार जात हो गया आज के दौर में। पहले था कि कर्म अनुसार जात था, अब हो गया कि जन्म के अनुसार जात हो गया। और अंत्यज यानी वर्ण के सबसे निचले एक पदक्रम में उपस्थित जातियाँ अंत्यज कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति के समूह लोग क्रमागत रूप से नीचे रहेंगे। अब जातिगत व्यवस्था यानी जात आधारित व्यवस्था, तो एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था होती थी, जिसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। अब देखिए, जाति क्या है, तो पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है।
अब जैसे कोई आदमी खेती कर रहा है तो कह देगा ना कि ये बिहार में कि कुशवाहा है चाहे कुर्मी है, जो खेती करने वाला, चाहे ज़्यादा भाई सब खेती करने वाला जाता है। कोई काम बढ़ई का काम कर रहा है तो क्या कहेगा, को बढ़ई है लकड़ी का काम कर रहा है, तो कोई लोहे का काम कर रहा है तो लोहार है, तो जातिगत आधारित पेशा होगा। चाहे कोई दूध का काम कर रहा तो कहेगा कि ये अहीर है या फिर यादव है, तो ये जातिगत है। अब देखिए जातिवाद, किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना और अन्य जातियों को प्रतिनिष्ठ यानी कि बुरा व्यवहार करना या फिर नीच मानना क्या है, जातिवाद कहलाता है। अब जातिवादी किसे कहते हैं, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अभी हमने आपको कहा कि कोई कोयरी का खेत का काम कर रहा तो कोयरी है, कुर्मी है, तो देखिए इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या है कि हम किसी को भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये जो हमारे यहाँ चल रहा है समाज में, परिपेश में, वही से आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जातिवाद क्या है, जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति ही जातिवाद कहलाता है। भारत में जातिगत व्यवस्था जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। जाति के आधार पर शादी भी होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि हम अहीर हैं तो हम अहीरे में शादी करेंगे, हम कोयरी हैं तो कोयरी में ही शादी करेंगे, या हम कोई भी जाते तो उसी जाति से शादी करेंगे। जाति के आधार पर भेदभाव होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये भेदभाव अभी भी गांव में होता है कुछ कुछ हिस्सों में। जैसे कि वो है तो कहेगा ना कि उसके घर नहीं खाएंगे तो इसके घर का पानी नहीं पिएंगे तो वो नीच जात का है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समाज को न तोड़ने का काम करता है। जाति के आधार पर नाम रखा जाना, अब जैसे कोई कोयरी है तो लिखेगा फलना प्रसाद, फलना कुशवाहा, कोई अहीर है तो फलना यादव, तो कोई राजपूत है तो फलना सिंह लिखेगा। तो क्या है, जात के नाम पर चल रहा है। अब आपका सवाल है जातीय बंधन टूटने के कारण। देखिए समाज सुधारकों और राजनेताओं का प्रयास किया, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि। देखिए जो जाति जितना ज़्यादा पढ़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा जातिवाद से दूर रहेगा। बड़े पैमाने पर शहरीकरण, देखिए गांव में क्या होता है कि बोलेगा देखो कोयरी टोला है तो अहीर टोला है, तो राजपूत टोली है तो बहन टोली है, तो दूसरे साथ टोली है। तो गांव शहर में तो क्या है कि सब आदमी तो ज़मीन ले लेकर बनाया है, तो अगल बगल तो सब जात के लोग हैं। और देखिए बिहार में एक ऐसा चीज़ है कि जो घर का बगल का है वही समझिए कि उसका गोतिया है, चाहे जात समझिए कि जो है हो जाता है। तो शहरों में तो हर जात एक दूसरे से मिल के है, तो इसके चलते शहर में जातिवाद कम होता है। पेशा चुनने का आज़ादी, अब देखते हैं हम लोग चतुर्दिश आर्थिक विकास, यानी कि चारों तरफ जो आर्थिक विकास हो उसके कारण भी जातिवाद खत्म हुआ। राजनीति में जाति की भूमिका क्या है, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए राजनीतिक पार्टियां उन्हीं जात के लोगों को टिकट देगा ना कि जहां पर उन जात के लोगों का वोटों का उम्मीदवार ज़्यादा हो, वोटर ज़्यादा हो। अधिकांश लोग अपने जात के उम्मीदवार को वोट करते हैं, बिहार में खास करके ऐसा होता है। निर्वाचन के वक्त पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जातीय समीकरण पर ध्यान जरूर रखती है। सरकार के गठन के वक्त पार्टी जातीय समीकरण पर ध्यान जरूर देता है कि देखो 2 मंत्री इस जात का बनाना था, 2 मंत्री उस जात का था, 2 मंत्री उस जात का। राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने का कोशिश भी करता है। देखिए दलित और नीची जातियां का महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है, यानी कि चुनाव का वक्त बढ़ जाता है। तो देखिए जिसका जितना वोट उसके पास उतना ताकत है। तो दलितों को भी तो अपना वोट का अधिकार है, तो हर राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि दलित मेरे तरफ झुकाव में रहें और मुझे वोट करें। अब देखिए निर्वाचन यानी कि चुनाव के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने के लिए अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जाति आधारित चुनावी नतीजे तय नहीं होने के कारण, देखिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक ही जाति के मतदाता रहे। सिर्फ एक ही जाति के लोग वोट देंगे तो नहीं जीत पाएगा कोई भी नहीं। अब देखो कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति को वोट हासिल कर सत्ता पर नहीं आता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की अधिकाधिक संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी पार्टियां उसी देश जाति के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं या फिर टिकट दे देते हैं अपनी तरफ से।
क्षेत्रीय स्तर पर जातीय गुट बनाकर सरकार बनाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए जाति विहीन रहना जरूरी है। मान के चलिए कि बिहार में कोई कहेगा ना कि हम कोयली का सरकार बना लेंगे, तो कोई कहेगा कि हम अहीर का बना लेंगे, तो ठीक है बिहार में तो बना सकता है, लेकिन केंद्र में तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए बिहार में मान के चलिए कि यादव या फिर कुशवाहा, कुर्मी सबका संख्या है। लेकिन अगर चलिए जाए पंजाब में, तो पंजाब में तो सिखों की आबादी है। तो आप चल जाइएगा अब दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर तो तमिलों की आबादी है, द्रविड़ों की आबादी है। चल जाइए हरियाणा में, तो हरियाणा में तो जाटों की आबादी है। तो क्या होगा, जातिगत स्तर से दूर हट करके हम लोग यहाँ पर फिर सरकार बनाना पड़ता है, जैसे केंद्र सरकार में। जाति के राजनीति के सकारात्मक पहलू देखिए, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के जातियों का निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए कई संगठन जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने के लिए मांगे और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए जाति की राजनीति के नकारात्मक पहलू क्या है, जब देखते हैं। देखिए जातिगत पहचान आधारित राजनीति लोकतंत्र के स्वास्थ्य में नहीं है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है, यानी कि इससे दंगा वगैरह भी हो सकता है। यह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दे से ध्यान हटा देती है। जब आप सिर्फ जाति के नाम पर दीजिएगा वोट, तो फिर विकास के नाम पर कौन फिर वोट मांगेगा आपसे? हर कोई जाति के नाम पर ही वोट मांगेगा। कुछ मामलों में जाति विभाजन, तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा को ओर ले जाता है। अपसाम्प्रदायिकता, तो देखिए एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिक है क्या? धर्म को समुदाय के आधार, मुख्य आधार को मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। अब देखिए गांधी जी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? तो गांधी जी ने। अब देखिए अल्पसंख्यक किसे कहता था? जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, और जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में क्या है कि इस्लाम को क्या है, पाकिस्तान का मुख्य धर्म है। भारत तो सेकुलर देश है, यहाँ पर तो सब धर्मों का समान अधिकार है। अब देखिए राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावा का परपोषण में करने में लगती है। देखिए किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। अब देखिए राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप, तो देखिए सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धर्म के समुदाय का प्रमुख राजनीति के बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय को होते हैं उनकी यह कोशिश होती है कि बहुसंख्यकवाद के रूप में लेता है। उदाहरण में श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद था, और जो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे जो तमिल थे, तो तमिल लोग ने क्या किया था ना, वहाँ पर एक देश के ही खिलाफ एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया था। वहाँ पर आतंकवाद शुरू कर दिया था जिसका नाम था लिट्ठे, जिसको बोलते थे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर। उसका प्रमुख का नाम था प्रभाकरन। अब देखिए सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति की गोलीबंदी करना, यानी कि एकजुट होना सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके हेतु पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। सांप्रदायिक के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। अब हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है धर्मनिरपेक्षता, या सभी धर्म को सम्मान करना है धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति धर्म के भेदभाव पर धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति है धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और धर्मनिरपेक्ष देश, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। जैसे भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देखिए हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में हर नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है और अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को अंगीकार यानी स्वीकार कर सकता है।
हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी साथ का भेदभाव करना असंवैधानिक है, यानी कि गलत कार्य है। लैंगिक विविधता, लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विभाजन कहते हैं, यानी कि जैविक अंतर को क्या कहते हैं, लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन, घर के अंदर के सारे काम महिलाएं के द्वारा किए जाते हैं, इसे श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। तो देखिए महिलाओं के साथ भेदभाव के उदाहरण क्या क्या हैं। देखिए महिलाओं को घर का अंदर का काम करवाना, महिलाओं के साक्षरता दर कम होने, कम पढ़ी लिखी होना, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन देना, लड़कियों को जन्म से पहले हत्या कर देना, यानी कि भ्रूण हत्या इसको भी बोला जाता है। लिंगानुपात का कम होना, यानी कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा और महिलाओं की संख्या कम। तो जिसकी वजह से क्या होता ना है कि अब जैसे हरियाणा में देखिएगा आप कि हरियाणा में ना बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनकी शादियाँ नहीं होती है। तो यार बेटी ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाओगे। अब है देखिए नारीवादी, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। नारीवादी आंदोलन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की ओर सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। देखिए नोट में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। पहला वोट महिलाओं का अधिकार कहाँ प्राप्त हुआ था देने का, तो इंग्लैंड में। भारत के लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या कितना, तो 59 है। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% महिलाओं के प्रतिनिधियों का संख्या है। अब देखिए कुछ प्रश्न, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। देखिए उत्तर में क्या है, लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो समाज के ये लागू होगा, लोकतंत्र समाज को विभाजन के लिए नहीं ले जाता बल्कि जोड़ने के लिए ले जाता, तोड़ने के लिए थोड़ी है। देखिए इसको देखने के लिए आप क्या कीजिएगा कि आप लोग अपना बुक लीजिएगा, बुक का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको देखिएगा। इन बयानों में से कौन सा बयान सही है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, जैसे कि आप कोई स्टेट में है तो बिहारी है, या फिर यूपी वाला है, या एमपी वाला है, या तमिल है, तेलुगु है। लेकिन अगर भारत से दूसरा जगह जाएगा तो क्या कहलाएगा, भारतीय कहलाएगा वो। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र का रंगभेद के विरोधी थे, नहीं थे, तो जेडी गुड्डी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। भारत में यहाँ औरतों के लिए रक्षण की व्यवस्था तो पंचायती राज में है। सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ से संबंधित निम्न कथनों में गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार पर आधारित है। तो देखिए ये क्या होता है ना कि एक अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को नीच दिखाना जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बताना। भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं। एक ही धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश है। महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार किस राष्ट्र में प्राप्त हुआ था, ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन में वोट देने का सबसे पहले महिलाओं को अधिकार मिला था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है, तो बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1975 ईस्वी में। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, फ्रेंच भाषी समुदाय ने। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है, तो 40%। अब देखिए निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है, तो अलगवाद यानी अलगाववाद। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज व्यवस्था। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, तो का धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 61 थी। अब अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार
किस वर्ष प्राप्त होता है? 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है इंग्लैंड में। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? पूरा दुनिया में सबसे लोकप्रिय रूप सरकार का है लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन है तो क्या है? लोकतंत्र है। यानी कि लोग वोट देंगे तो जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? 34% है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो 50%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। संविधान में कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव को निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर था? देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा अपना बुक से, और उसमें दिया हुआ है उसका है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? तो भाषा ही है। यानी कि कोई सिंहली भाषा बोलता था तो कोई तमिल भाषा बोलता था। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों में आपसी टकराव को कम करती है। अब देखिए, भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा था? 1967 तक। प्रोटेस्ट समुदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई से। प्रोटेस्टेंट और फिर एक कैथोलिक होता है, ये दोनों धर्म ईसाई से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण के पक्षधर है? इनमें से सभी। देखिए, इसमें क्या है कि हर नेता चाहेगा कि जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। और ये क्वेश्चन है ना, सो आप बुक में देख लीजिएगा, आपको उसका ऑप्शन मिल जाएगा चारों। अब देखिए, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? तो बुक के अनुसार तो शूद्रों का है, लेकिन हमारे यहाँ तो रामायण भी शूद्र लिखे हैं वाल्मीकि जी, और महाभारत भी शूद्र ही लिखे हैं वेद व्यास जी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राचीन काल में, लेकिन अब क्या है, बुक में तो पढ़ना है तो हमको तो पढ़ाना पड़ेगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाला व्यक्ति कहा जाता, तो क्या है? सांप्रदायिक। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका का राजभाषा क्या है? सिंहली है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो महात्मा गांधी। भारत एक राष्ट्र है तो कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सेकुलर राष्ट्र है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है, कैसे? तो देखिए, हर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता। देखिए, सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद का विचारधारा अवश्य बनता है, लेकिन हित समान होता है तो सामाजिक विभाजन नहीं होता। उदाहरण के लिए, मुंबई में मराठियों के हिंसक शिकार व्यक्तियों का जाति विभिन्न थी, धर्म और लिंग भिन्न थे, लेकिन उनका क्षेत्र एक ही था और उनका हित समान था। इसीलिए सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाया। अतः हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है। अब आपका अगला सवाल है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? तो जब कोई सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वह दूसरे समुदाय से अलग है और तब वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। सवर्णों एवं दलितों का अंतर सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित आमतौर पर गरीब, वंचित और बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं, जबकि इसके विपरीत स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त हैं। अर्थात दलितों को महसूस होने लगा कि वो एक दूसरे समुदाय के हैं। अब आपका अगला सवाल है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो देखिए, दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है। ऐसा ही विभाजन राजनीतिक शकल भी अख्तियार यानी कि रूप ले लेता है। लोकतंत्र के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, विभिन्न समूहों से अलग अलग बात करनी बड़ी स्वाभाविक बात है।
विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधि देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों को उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीति बनाना इस कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देश में मतदान का स्वरूप पर सामाजिक विभाजन के बीच कई प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, तो कई पार्टी अपने समुदाय पर विशेष ध्यान देती है, उसी के हित में राजनीति करती है। समाज में मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभाजन के राजनीति के फलस्वरूप लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब देखिए 70 के दशक में आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफ़र का संक्षिप्त वर्णन करें या सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। 1967 तक राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा, लेकिन 70 के बाद 90 दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों को सत्ता में कब्जा के लिए संघर्ष चला और 90 के दशक के उपरांत यानी बाद में पिछले जातियों का वर्चस्व और दलितों का जागृति का अवधारणा राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों का प्रभाव करती रही। यानी कि जो नीतियाँ बन रहा था उसमें भी वो अपने अधिकारों का मांग कर रहे थे कि हमें भी इन चीज़ों पर अधिकार चाहिए। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलित और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है और सरकार के नीतियों में सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। अब आगे का सवाल है, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सामाजिक विभाजन का राजनीति का परिणाम निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला अब हम लोग देखते हैं, देखिए लोग अपनी पहचान या स्वतः अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या फिर स्थानीय चेतना भी होता है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है या फिर असंतुलित पैदा हो जाता है। अब देखिए किसी समुदाय, दूसरा नंबर में, कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष मांग के लिए राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग को मान लेना आसान है। अब तीसरा है, सामाजिक विभाजन के राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अब देखिए भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए भावी समाज के ऊपर जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विभिन्नता समाज को व्याप्त एक बड़ी चुनौती है। इन विभिन्नताओं को मिटाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। अब इन विभिन्नताओं को मिटाने के लिए समाज के हर नागरिक को शिक्षित करना जरूरी है और शिक्षित नागरिक द्वारा ही सफल लोकतंत्र की स्थापना संभव है। अब देखिए भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। 2017-2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पेशा आधारित जाति व्यवस्था है। सभी जाति का अलग अलग पेशा होता है और सभी जाति का अलग अलग पहचान होता है। भारत में छुआछूत की भावना अभी तक जारी है। अभी भारत में अधिकांश लोग अपने बेटे बेटी की शादियां अपने ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के अनुसार ही चुनाव में वोट देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। अब आगे का सवाल है, क्यों सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं कर सकते। इसके 2 कारण बताएं। देखिए सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव में चुनावी नतीजे तय नहीं कर सकते। इसके 2 कारण निम्न हैं। पहला, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया जाता कि उसमें एक ही जाति मात्र के मतदाता हों और कोई पार्टी केवल एक ही जाति का वोट प्राप्त कर सत्ता में नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति का विवरण दें और सबके साथ एक एक उदाहरण दें। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति
के निम्नलिखित रूप होते हैं। बहुसंख्यक अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है, जबकि वह यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका में सिंहली लोग क्या करते थे ना कि जो तमिल लोग थे उनके साथ अच्छा भेदभाव नहीं करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। अब आपका अगला सवाल है, जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिक्र करें और उसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमज़ोर स्थिति में है, इसका उल्लेख करना है। तो देखिए 2012 में सवाल पूछा गया था और 2020 में। तो महिलाओं के साथ भेदभाव का उदाहरण क्या है? तब महिलाओं का घर के अंदर का काम करवाना, पहले भी बताए थे हम। महिलाओं का साक्षरता दर कम होना, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन देना, लड़की होने से पहले उसको हत्या कर देना और लिंगानुपात का कम होना। उसके बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होना। अब देखिए आगे, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि का स्थिति क्या है? 2013-2018 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। भारत के 15वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 59 है। भारत के लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधियों का संख्या कुल जनसंख्या का कितना है? या कुल प्रतिनिधियों का 11% है, यानी कि 11% महिला ही भारत में लोकसभा में है जो चुनाव जीत करके यहाँ से जाती है। अब अगला सवाल, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। 2011 और 2008 में सवाल पूछा गया है, या फिर अथवा में इसका है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना है तो क्या प्रावधान है? सवाल तीनों घुरा कर दिया हुआ है, खाली आंसर लेकिन सबका एक ही है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाले दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहले, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। और भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव करना असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब आपका अगला सवाल है, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? 2019 और 2023 में सवाल पूछा गया। समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। अब देखिए अगला सवाल है, सांप्रदायिकता क्या है? 2019 में पूछा गया था। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन इससे आगे, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है? 2024 में सवाल पूछा गया है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। तो देखिए राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्ट के लिए की जाती है, यानी कि एक धर्म को ज़्यादा मान सम्मान मिला जा रहा और दूसरे धर्म को नीचे दिखाया जा रहा। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्षपोषण करने लगती है और उसके बाद किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं या फिर दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने लगते हैं या लोगों को उस्काने लगते हैं। अब अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? 2012 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना ही सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो देखिए कोई कहेगा ना कि भारत कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? 2017-2019 में सवाल पूछा गया। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्मों को एक समान मानने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, या फिर सभी धर्मों को एक समान मानने वाला देश क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष देश। तो भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? 2019 में पूछा गया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। अब अगला सवाल, लैंगिक विभेद क्या है? 2016 और 2021 में पूछा गया। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। लैंगिक असमानता क्या है? 2016 और 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाती है। जैसे कि
औरतों के द्वारा घर में काम करवाना, पुरुषों के द्वारा बाहर, औरतों को कम तनख्वाह देना, पुरुषों को ज़्यादा तनख्वाह देना, छोटे छोटे बच्चियों को गर्भ में ही मार देना और लिंगानुपात का कम होना, ये सब लैंगिक असमानता है। अब अगला सवाल, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? देखिए, सत्ता का साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? सत्ता का साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी होता है। देखिए, सरकार के विभिन्न स्तर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। विभिन्न समुदाय, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। विभिन्न दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सांप्रदायिकता के 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, ये कारण है। दूसरा, राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्षपोषण करने लगता है। और क्या, किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। तो सब क्या है? सत्ता का साझेदारी के लिए नुकसानदेह है और ये सांप्रदायिकता है। अब अगला क्वेश्चन, अब आपका अगला सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजन को संभालती है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय एवं क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। ठीक, अब समाज में विभिन्न आधार पर विभेद बना रहता है। समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है और सत्ता में उचित साझेदारी इस विभेद को कम कर देता है और आपस में टकराव की संभावना भी कम हो जाती है। इस उद्देश्य से भारत में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सत्ता में साझेदारी के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विभाजन को संभालती है। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, वैसा मजदूरी जिसे मजदूर के इच्छा के विरुद्ध बंधन में रखा जाता है, उससे बहुत कम या फिर बिना वेतन के काम करवाया जाता है, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। अब अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। ये सवाल 2011 में पूछा गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं या बस जाने का, कोई वृत्ति करने यानी कोई व्यवसाय करने का या कोई काम करने का या कारोबार करने का अधिकार है। भारत के सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। अब अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में संघीय शासन प्रणाली है। भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भारत में एकल नागरिक या एकल नागरिकता का व्यवस्था किया गया। एकल नागरिक या एकल नागरिकता का मतलब होता है ना कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, अगर भारत का नागरिक है, अब अगर इंग्लैंड, चाहे चीन या जापान या फिर पाकिस्तान का आप नागरिकता ले लिए हैं, तो भारत की नागरिकता आपको रद्द हो जाएगा। बहुत सारे ऐसा देश है जिसमें आप 2-2 देश का नागरिकता लोग लेकर रखते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है, यानी कि भारत में जितना भी 18 वर्ष से उम्र का अधिक लोग हैं, उनको सबको वोट देने का अधिकार है। अब आपका अगला सवाल है,
भारत में जातिवाद पनपने का किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, भारत में जातिवाद पनपने का 4 कारण निम्नलिखित है। तो पहला कारण है जात के आधार पर पेशा निर्धारित होना, यानी कि कोई लकड़ी का काम करता तो बढ़ी ही काम कर सकता है, इस तरीक़ा का है। कोई बाल काटना ही है तो कोई बाल ही काटेगा, इस तरीक़ा का पेशा है, जिसके कारण क्या कि जातिवाद ज़्यादा है। अब देखिए दूसरा कारण क्या है कि जात के आधार पर शादी होना, जात के आधार पर भेदभाव होना और जात के आधार पर नाम लिखा जाना, यानी कि कोई आदमी टाइटल अपना जात के आधार पर लगाता है। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही है, आज ये समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर हम आपको कल पढ़ाएंगे।